नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का व्लॉग यूरोप के हालात के हवाले से है और ये समझा जाता है कि यूरोप में लोगों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल है और वो बहुत अमीर हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसमें हम बताएंगे कि यूरोप में बढ़ती हुई मादी और समाजी गुर्बत जो है उसकी सूरत हाल क्या है। इससे पहले आपने एक व्लॉग देखा था जिसमें स्वीडन के हालात के हवाले से बताया गया था कि स्वीडन की तकरीबन 5.5 लाख आबादी जो कि 6% बनती है, वो गुर्बत और समाजी मसाइल का शिकार है। और उस मौके पे ये कहा गया था कि अगला व्लॉग आपको पूरे यूरोप की सूरत हाल के हवाले से जो है वो बताया जाएगा। और आज के इस अहम व्लॉग में आप तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक की सूरत हाल को जान सकेंगे, इसलिए इस व्लॉग को जरूर देखिएगा। इस व्लॉग की तरफ जाने से कबल मैं तमाम अहबाब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल 24 जून को मेरी सालगिरह के मौके पे मुबारकबाद के पैगामात और दुआएं भिजवाई। आप सबका बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से कल एक जो खसूसी व्लॉग था, आप लोगों ने उससे बहुत सराहा। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस बहुत ही अहम मामले की तरफ जो कि यूरोप का एक संगीन मामला है कि यहाँ पे समाजी और मादी गुर्बत जो है वो बढ़ रही है। और गुर्बत का एक पहलू सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि जिंदगी के मयार के हवाले से महरूमी और उसकी जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे यूरोप में हर साल जो है एक सर्वे होता है जिससे ये मालूम होता है कि यूरोप में रहने वाले लोगों की माली हालात कैसे हैं, समाजी जिंदगी कैसे है और यहाँ पे दीगर उनके अमूर जो है वो किस तरह से हैं। और अब जो 2023 का सर्वे था उसकी जो तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसमें स्वीडन का भी यूरोप के दीगर ममालिक के साथ कंपैरिजन वो भी आप देख सकेंगे। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि स्वीडन में 5.5 लाख लोग यानी आबादी का 6% जो है वो मादी और समाजी गुर्बत का शिकार है। और ये तादाद शायद देखने में कम लगे, लेकिन इसको अगर हम पूरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ मवाजना करके देखते हैं तो स्वीडन की हालत जो है वो बहुत बेहतर है। स्वीडन से सिर्फ एक मुल्क स्लोवेनिया वो बेहतर है, वहां पे सिर्फ 5% लोग जो है वो मादी और समाजी गुर्बत का शिकार हैं। और इसके बाद स्वीडन का नंबर आता है और बाकी तमाम ममालिक जो हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, आयरलैंड, तमाम जो हैं वो स्वीडन से भी बुरी सूरत हाल का जो है वो शिकार है और जिसकी तफसील जो है वो आप जान सकेंगे। इस तमाम तर तफसीलात की तरफ जाने से कबल सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, वो स्टैंडर्ड क्या है जिसकी बुनियाद पे ये सर्वे होते हैं और ये कहा जाता है कि यूरोप में मादी और समाजी गुर्बत बढ़ रही है। तो इस हवाले से उन्होंने 13 अहम चीजें रखी हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कोई शख्स जो है वो गुर्बत का शिकार है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि वो 13 फैक्टर्स या चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली ये कि अगर किसी को अचानक 14,000 स्वीडिश क्रोन या 1200 यूरो खर्च करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या वो खर्च कर सकता है। दूसरा, क्या वो साल में एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा सकता है। नंबर 3, अपने जो कर्जे हैं या किराया है क्या वो अदा करने की सकत रखता है। नंबर 4, क्या वो मुतवाजन ग़िज़ा जिसमें हर दूसरे दिन गोश्त, मछली या मुर्गी या अच्छी सब्जी वगैरह जो है वो खाना पका सकता है। नंबर 5, क्या उसके पास ये इस्तात है यानी वो अफोर्ड कर सकता है कि अपने घर को मुनासिब हद तक गर्म रख सके। ये यूरोप में आपको पता सर्दी बहुत ज्यादा होती है और घरों को गर्म रखने पे काफी खर्चा आता है, खुसूसन जब ये पिछले 2-3 साल में बिजली के बिल बहुत बड़े तो लोगों को बहुत ज्यादा जो है उस पर खर्चा करना पड़ा। तो क्या वो अपना घर गर्म रखने की इस्तात रखता है। नंबर 6, क्या उसके पास अपनी जाती गाड़ी है यानी अपनी जाती गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। नंबर 7, क्या इंटरनेट की सहूलत हासिल है। नंबर 8, क्या पुराने फर्नीचर की जगह नया फर्नीचर लेने की उसमें गुंजाइश है यानी इतनी उसकी माली हैसियत है। नंबर 9, क्या वो पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े खरीदने की जो है वो इस्तात रखता है, गुंजाइश रखता है। और नंबर 10, क्या कम से कम उसके पास 2 अच्छे जोड़े जूतों के हैं और एक ऐसा जोड़ा जो हर मौसम में जैसे विंटर है उसमें काम आ सके। 11, क्या उसके पास अपना जाती जेब खर्च यानी पॉकेट मनी है जिससे वो जिसको जरूरत पड़े अपने जाती खराजात की क्या वो पूरे कर सकता है या नहीं।
اور 12 یہ ہے کہ کیا کسی تفریحی سرگرمی میں وہ آؤٹنگ کے لیے جانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اور 13واں اور آخری جو فیکٹر وہ یہ ہے کہ کیا وہ مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ کھانے پینے یا چائے کی محفل سے جا سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے، جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ 13 اہم چیزیں یا فیکٹرز ہیں۔ ان 13 میں سے اگر کسی شخص کے پاس 5 یا اس سے زیادہ چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ مادی اور سماجی غربت کا شکار سمجھا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس ان 13 میں سے 7 یا اس سے زیادہ چیزیں جو ہے ان کی گنجائش نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو یورپی یونین کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ شدید غربت کا شکار ہے۔ تو یہ آپ ان 13 فیکٹرز کو خود چیک کر سکتے ہیں اور اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہے مرحلہ یہ ہے، اس سروے میں کہا گیا ہے کہ غربت صرف معاشی نہیں ہے، صرف پیسوں کی نہیں ہے، بلکہ سماجی تنہائی یہ بھی غربت ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے اخوت کے چیئرمین جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا وہ قول یاد آ گیا کہ غربت جو ہے وہ معاشرے میں پیسے ہونا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں تنہا رہ جانے کا نام بھی غربت ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس سروے میں کہا ہے کہ جو لوگ تفریح، میل ملاقات، دوسروں کے ساتھ آنا جانا، اگر یہ چیزیں بھی نہیں کر سکتے اور وہ سوسائٹی سے آہستہ آہستہ کٹتے جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ سماجی غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے اس کے اہم پہلو کہ یورپ میں یہ جو سماجی اور مادی غربت ہے، اس میں مقامی یورپین لوگ جو ان ملکوں کے باشندے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور اب وہ یورپ میں رہ رہے ہیں، ان میں اور مقامی لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ان کی مالی حیثیت میں، ان کی سماجی غربت میں۔ یورپی یونین میں جو غیر ملکی لوگ ہیں، جو باہر سے آ کے یورپ میں سیٹل ہیں، ان میں اوسط غربت کی شرح جو ہے وہ 22% ہے، 22% ہے، جبکہ جو مقامی لوگ ہیں ان میں یہ 11% ہے۔ تو یہ تقریباً آپ سمجھے کہ دگنا فرق ہے جو غیر ملکی لوگ ہیں۔ لیکن یونان کی صورتحال جو ہے سب سے ابتر ہے۔ یونان میں غیر ملکی جو لوگ ہیں ان میں جو غربت کی جو شرح ہے وہ 54% ہے، 54% ہے۔ لیکن جو پولینڈ ہے وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے، کیونکہ پولینڈ میں یہ شرح جو ہے وہ صرف 6% ہے۔ اب ہم یہ گراف کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں سب سے اچھی پوزیشن جو ہے وہ سلوینیا کی ہے، اور اس کے بعد سویڈن آتا ہے، وہ تقریباً 6% ہے۔ باقی تمام یورپی یونین کے ملک جو ہے وہ سویڈن سے نیچے آتے ہیں، جس میں آپ نیدرلینڈز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ فن لینڈ دیکھ لیں، اس کے بعد ایسٹونیا ہے، ڈنمارک تقریباً 9% کے قریب ہے، اور اس کے بعد آپ جرمنی دیکھیں، یہ تقریباً 13% ہے، اور اسی طرح بیلجیم ہے، فرانس بھی تقریباً 13% کے قریب بنتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسپین ہے، وہ تقریباً 18% کے قریب بن جائے گا۔ اور یونان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جناب 28% ہے، 28%۔ اور پھر بلغاریہ، اور سب سے جو بدتر حالت ہے یورپی یونین میں وہ رومانیہ کی ہے، اور رومانیہ تقریباً 32% ہے۔ اور پورے یورپ کا اگر آپ دیکھیں تو یہ 13% بنتا ہے۔ تو یہ جناب گراف آپ کو یہ جو یورپ کی صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ آشنا کراتا ہے کہ صورتحال کیسی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر ہم سویڈن کا جائزہ لیتے ہیں۔ سویڈن میں جو غیر ملکی لوگ ہیں جو یورپ کے باہر سے آ کے یہاں پہ سیٹل ہیں، ان میں غربت کی شرح مقامی سویڈش لوگوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور یہ پورے یورپی یونین میں سب سے زیادہ فرق جو ہے وہ سویڈن میں ہے۔ اور اب اگر 2023 میں اگر ہم دیکھیں تو جو غیر ملکی لوگ ہیں سویڈن میں، ان میں غربت کی شرح جو ہے وہ تقریباً 14% کے قریب بنتی ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک اگلا فیکٹر ہے کہ یہاں پہ جو اکیلی مائیں اور اکیلے والد ہیں، سنگل پیرنٹ ہیں، ان میں یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہے۔ سویڈن میں 57% یعنی 57% اکیلی مائیں جو ظاہر سیپریشن ہو چکی ہوتی ہے، وہ اکیلی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، ان میں جو ہے وہ اچانک اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ یعنی 57%، 57% اکیلی مائیں اگر انہیں اچانک کوئی تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑ جائے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن مردوں میں یہ شرح تھوڑی بہتر ہے، مردوں میں 24% مرد، 24% جو ہے وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اچانک خرچہ آ جائے۔ اسی طرح جو تقریباً 30% سے زیادہ جو مائیں ہیں، 1/3، وہ تفریحی سرگرمیاں، آؤٹنگ کے لیے ادھر ادھر جانا، گھومنا پھرنا، وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن جو اکیلے والد ہیں ان میں یہ شرح 8% کے قریب بنتی ہے۔
اور इसके बाद अगर हम मुकामी और स्वीडिश लोगों के दरमियान फ़र्क का हम अंदाज़ा लगाएं तो जो मुकामी लोग हैं वो 14% के करीब करीब बड़े अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते अचानक, लेकिन गैर मुल्की जो लोग हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा, यानी 43%, जो 43% गैर मुल्की जो स्वीडन में रहते हैं, अगर उन्हें को बहुत ज़्यादा अचानक खर्चा करना पड़ जाए तो वो इसकी जो है वो इस्तिताअत नहीं रखते। ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और इसके बाद जो घरों को गर्म रखने का सिलसिला, जिससे पहले भी बात हुई है, स्वीडन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और घरों को गर्म रखने के लिए आपको बिजली इस्तेमाल करना पड़ती है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी पिछले दिनों। उसकी वजह से 2021 से 2023 के दरमियान घरों को मुनासिब हद तक गर्म ना रखने की इस्तिताअत के अफराद में 3 गुना जो है वो इजाफा हुआ है। और अब ये शरह स्वीडन में तकरीबन 6% के करीब करीब है, जो कि एक खतरे की घंटी है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो मामला है घरों को गर्म रखने का, और ये तकरीबन पूरे यूरोप में है, क्योंकि पूरे यूरोप में बहुत सर्दी है। अगर आप ये ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में सबसे अच्छी जो सिचुएशन है वो लग्जमबर्ग की है, और इसके बाद फिनलैंड की है, और फिर आप देखते जाएं फिर जो है वो पोलैंड है, वो भी स्वीडन से बेहतर है। स्वीडन तकरीबन 6% के करीब करीब आता है, लेकिन ज़्यादातर यूरोपीय मुल्क स्वीडन से नीचे हैं, जैसे बेल्जियम है, उसके बाद आप देख सकते हैं माल्टा है, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, और इसके बाद जनाब आयरलैंड है, और जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, और यूनान है, कब्रस है, स्पेन है। ये तमाम ममालिक, पुर्तगाल वगैरह, ये तमाम जो है वो स्वीडन से नीचे आते हैं। तो ये सूरत हाल है घरों को गर्म रखने के हवाले से। और इसके बाद आखिरी फैक्टर जो है वो ये है कि अपनी ज़ाती गाड़ी रखने की इस्तिताअत रखना, अफोर्ड करना। स्वीडन में जो है वो 2021 में 3% लोग ऐसे थे जो अपनी गाड़ी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, लेकिन 2023 में ये तादाद बढ़ के दुगनी हो गई है, और 6% लोग स्वीडन में ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी या कार नहीं ले सकते। तो ये जनाब सूरत हाल स्वीडन की और पूरे यूरोप की है। ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक अहम मालूमात होगी जो यूरोप की समाजी और मुआशी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं, और ख़ुसूसन फिर जो गैर मुल्की लोग यूरोप में रह रहे हैं और मुकामी लोग हैं, उनमें उनके दरमियान फ़र्क क्या है। तो ये जनाब यहाँ पे जैसे कहा गया है कि एक तो माली गुर्बत है, और दूसरी सोशल जो गुर्बत भी है। ज़ाहिर है जब आदमी के पास पैसे नहीं होते तो फिर वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा नहीं ले सकता, मेल जोल कम हो जाता है, आना जाना कम होता है, तफरीह सरगर्मियों में नहीं जा सकता। तो इस तरह से फिर वो समाजी गुर्बत का भी शिकार हो सकता है। इस सूरत हाल को हम सब मिलकर बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ पे तंजीमें हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, वो समाजी सरगर्मियों के लिए माहौल मुहैया कर सकती हैं, जिसमें लोगों के पास ज़्यादा अखराजात नहीं होते, वो ऐसी तकरीबात मुनक्कद कर सकती हैं। इसके अलावा हमारी यहाँ पे जो फलाही तंजीमें हैं, हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, हमारी जो दीगर तंजीमें हैं, उनको इस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए। और दूसरा, मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बटा के और इस किस्म का अगर हम चीज़ें करें तो वो भी गुर्बत कम हो सकती है। जैसे जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, अगर ये मुआशरे में इनको खरीदने का रुझान गैर मुल्कियों में काफ़ी कम है, अगर ये बढ़ जाए या इस तरह से हम एक दूसरे को अपनी ऐसी वो चीज़ें दे दें जो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इस तरह से भी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से आप बताइए, आपके पास क्या तजावीज़ हैं, आप क्या समझते हैं कि इस चैलेंज को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं और आने वाले वक्त में किस तरह से हम इस शरह को नीचे ला सकते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग।